Hello students, welcome to the next session of our topic that is photosynthesis. हमने पिछले लेक्चर में 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस लेक्चर में हम और 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। डायरेक्टली ये लेक्चर मत देखना, पहले आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो देखकर कंप्लीट कीजिए और फिर ये आपका वीडियो जो होगा वो ओपन कीजिए। ठीक है, चलो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, light energy is converted into chemical energy in the presence of. What are the options? Options are paranoids, chloroplasts, ribosomes and mesosomes. So very simple question. What can be the answer? Answer is B, chloroplast. Okay, chloroplasts are the efficient and very characteristic cell organelles present in green plants. Okay, so they have a very special fluid called as chlorophyll, and in the presence of this chlorophyll, sunlight is converted into chemical energy. So what is this chemical energy? This chemical energy can be anything, that is complex of hydrogen acceptor and hydrogen moiety. Okay, and with the presence of this organic complex or chemical complex, oxygen is liberated. Okay, oxygen is the byproduct of the photosynthesis reaction. That reaction is called as photolysis of water or Hill's reaction also. Okay, चलो, तो क्लोरोप्लास्ट ये जो होते हैं, तो इनके प्रेजेंस से लाइट एनर्जी, जिससे आप अगर आपके बाकी के फिजिक्स के टर्म्स में अगर कहना चाहते हैं तो वो फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पढ़ना है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी डायग्राम आपको आनी चाहिए। गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट इज नेसेसरी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फॉर। लाइट क्यों लगता है? एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, हीटिंग and breakdown of chlorophyll. So what is the correct answer? Correct answer is B, photolysis of water. तो लाइट जो होता है ना, वो एक्चुअली क्या करता है, वो आपका आपका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है H2O, जिसे आप वाटर कहते हैं, तो उस वाटर से वो सबसे पहले क्या करता है, दो हाइड्रोजन जो होते हैं उनको और ऑक्सीजन को वो क्या करता है, सेपरेट करता है। तो वो तो लाइट का वो प्राइमरी फंक्शन होता है। ठीक है, ऐसे समझ में। तो फोटोलिसिस ये क्या होता है, सबसे पहला उसका फंक्शन होता है। तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर से वो कंबाइन होता है, तो because of that photolysis. So in terms of redox reaction, what you can say, so photosynthesis is nothing but a redox reaction. Okay, so which in that reaction, which is division, and which is oxidation. So H2O is oxidized. Okay, H2O is oxidized and CO2 is reduced. Okay, आपको ये समझना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन photosynthesis reaction which moiety get reduced or which moiety get oxidized. Okay, so this question can be asked, so always remember that H2O is oxidized and CO2 is reduced. तो आपको मैंने बोला है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या है। ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन and reduction means loss of oxygen. In terms of electrons, what you can say, oxidation is loss of electron and reduction is gain of electron. Okay, total opposite. ठीक है, आया समझ में? चलो, so your homework is in terms of hydrogen, you can find out this reaction. So मैंने ऑक्सीजन के टर्म्स में आपको बोला कि गेन और लॉस कहाँ पे होता है। इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी मैंने बोला। आप हाइड्रोजन का क्या अकाउंट होता है, मतलब ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन गेन होता है या लॉस होता है, उसका लॉस होता है, वो आप फाइंड आउट करके बोलेंगे मुझे। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Maize, sugarcane, and some other tropical plants have high efficiency of CO2 fixation because they operate
देखो सबसे पहले CO2 फिक्सेशन, ये जो टर्म है ना वो हम समझ लेंगे। आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन पता है। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? सो कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इट्स यूजेबल फॉर्म is called as nitrogen fixation. Okay, so CO2 fixation is nothing but the same process. CO2 fixation में क्या होता है कि as we know CO2 is hydrogen acceptor, ठीक है। तो उसमें क्या होता है CO2 में कि वो प्रेजेंट किस फॉर्म में होता है, उसके रूट फॉर्म में या कोर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पर प्लांट को अगर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे लाइट की प्रोसेस होती है, क्लोरोफिल का प्रेजेंस होता है, तो उसकी मदद से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना तो वो उसके सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। विच इज दैट सूटेबल फॉर्म? इट इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो 2AH2 ये जो आपका फोटोलिसिस के रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स तैयार होता है ना, दिस इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। है समझ में? तो इसके ऑप्शंस देखेंगे, केल्विन साइकिल, हैच स्लैक साइकिल, TCA साइकिल, PP पाथवे। व्हाट इज PP पाथवे? PP पाथवे इज पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। तो we'll read the question again. Maize, sugarcane, and some other tropical plants have high efficiency of carbon dioxide fixation because they operate हैच स्लैक साइकिल। तो आपके सिलेबस में ये हैच स्लैक साइकिल ऐसा कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, एज मतलब ऐसा कुछ भी कहाँ पे लिखा नहीं है। फिर भी हम ये हैच स्लैक पाथवे एग्जैक्टली होता क्या है वो देखते हैं, ताकि आपके जनरल नॉलेज में थोड़ा सा एक एडिशन हो जाए इसका, ठीक है। तो विल सी दैट हैच स्लैक पाथवे। सो this is also called as C4 carbon fixation, ठीक है। So this is a photosynthetic process. Actually Hatch-Slack cycle is nothing but a simple photosynthetic process in some plants. In which plants? C4 plants, okay। It is the first step in extracting carbon from carbon dioxide to be able to use it in sugar and other biomolecules, okay। So it is the one of three known processes of carbon dioxide fixation or carbon fixation, ठीक है। तो क्या होता है, ये प्लांट भी सिर्फ उसने उसको आपने उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया तो वो क्या करेगा, उसका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होता है प्लांट को, वो यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर यूजफुल कंपाउंड्स और बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या कुछ शुगर्स होती है, तो उसके सिंथेसिस के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज करता है, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट्स एज अ प्रीकर्सर, ओके। सो उससे बाकी के जो कंपाउंड्स है वो सिंथेसिस होते हैं, उसका सिंथेसिस हो जाता है, ठीक है। चलो, तो कार्बन फिक्सेशन, so hatch slack cycle is the efficient process of carbon fixation from carbon dioxide, ठीक है। चलो, तो you'll observe that carbon dioxide is the first organic source for plant to use to uh, to make use of for making food, ठीक है। तो उसके फूड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ये फर्स्ट ऑर्गेनिक सप्लीमेंट का सोर्स रहता है, ओके। चलो, we'll see the next question. Make suitable pair, okay। Yes, immersion effect, C4 cycle, Hill's reaction, photolysis, Kelvin cycle, C3 cycle, Hatch and Slack cycle, photosystem 1 and 2, okay। So हाँ, और एक बात, ये जो हैच एंड स्लैक साइकिल है ना वो C3 प्लांट्स में भी होती है, ठीक है। और C3 कार्बन फिक्सेशन उसे कहा जाता है। तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ C4 प्लांट्स में वो होता है, C3 में भी वो होता है, वो ये भी आप ध्यान में रखें, ओके। चलो, सो हाँ, see the options, just observe carefully, take 1 minute to solve this question.
ओके, पेयर्स बनाइए अपने। चलो, so what can be the answer? आंसर इज डी। ए का आंसर क्या होना चाहिए? इमर्सन इफेक्ट, फोटो सिस्टम 1 एंड 2। बी का आंसर होना चाहिए बी, एज वी ऑल नो, हिल्स रिएक्शन, फोटोलिसिस रिएक्शन इज नथिंग बट हिल्स रिएक्शन। सी का आंसर सी ही होना चाहिए, केल्विन साइकिल, मतलब सी, C3 साइकिल। एंड डी, हैचन स्लैक साइकिल। डी का आंसर होना चाहिए C4 साइकिल। ओके, आया समझ में? सो दीज आर द आंसर्स, check your answers accordingly. Okay, and if they are correct, we'll move further. Okay, most effective wavelength of light for photosynthesis is green, violet, red, yellow. इफेक्टिव रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम कौन सा है फॉर फोटोसिंथेसिस? कौन सा होता है वो? हमेशा सी होता है, रेड। रेड लाइट इज इफिशिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसलिए जब फोटोसिंथेसिस के रेट में जब ड्रॉप आता है या उसका रेट जो है वो कम हो जाता है, उसे आप क्या कहते हो? उसे आप कहते हो रेड ड्रॉप। ठीक है, तो क्यों रेड ड्रॉप कहते हैं उसे? क्योंकि फोटोलिसिस के लिए इफेक्टिव वेवलेंथ कौन सी होती है? ये रेड वाला जो रीजन होता है ना, वो इफेक्टिव होती है। हाँ, अब आप फिजिक्स में वो सीखे हो कि वेवलेंथ कौन सी वेवलेंथ कौन से रीजन के लिए होती है, तो वो स्पेक्ट्रम निकालो आप, तो फिर आपको पता चलेगा कि ग्रीन का कौन सा है, वायलेट की वेवलेंथ, नंबर्स में, आई मीन इन टर्म्स ऑफ नंबर। ग्रीन लाइट जो है उसकी वेवलेंथ क्या होती है अप्रोक्सीमेटली, वायलेट की क्या होती है, रेड की क्या होती है? आपको पता है वायलेट इज द अपर मोस्ट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, रेड कितना होता है, येलो कितना होता है, ये सब आपको पता है। ओके, तो वो आप वेवलेंथ निकाल के रख सकते हो, फिर आपको समझ में आएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर विच वेवलेंथ इज द इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, and effective wavelength, that means nothing but your lambda max. Okay, so what is that lambda max? As I have told you in the previous lecture, lambda max is nothing but uh, that wavelength to which the given substance absorbs maximal light. Okay, तो maximally light absorption जिस wavelength पे होता है वो उसका lambda max होता है। ठीक है, तो आपने अगर आपके हायर स्टैंडर्ड्स में ये आप सीखोगे कि क्या उसके पीछे लॉजिक है। ठीक है, कौन कौन सी लैम्बर्ट्स लॉ होता है इसके पीछे, तो क्या है वो लैम्बर्ट्स लॉ? लैम्बर्ट्स एंड बियर्स लॉ होता है, आपको शायद है भी वो, मुझे याद नहीं, फिजिक्स में शायद होगा भी वो, लैम्बर्ट्स एंड बियर्स लॉ। तो वो उसका लॉ यहाँ पे काम करता है लैम्बडा मैक्स निकालने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। NADP is reduced to NADPH in PS1, PS2. What is this PS? PS is nothing but photosystem. Okay, photosystem 1, photosystem 2, Kelvin cycle, non-cyclic photophosphorylation. Okay, in which reaction NADP is reduced to NADPH. So okay, so what is this NADP conversion of NADP to NADPH? This is the reduction reaction. So मैंने आपको जो होमवर्क दिया है वो तो यहाँ ही सॉल्व हो गया। ठीक है, कि रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का गेन होता है। ठीक है, आया समझ में? हाइड्रोजन का क्या होता है, गेन होता है। तो इसलिए इसलिए जब आप आपके फोटोलिसिस रिएक्शन में ये देखते हैं कि H2O प्लस अननोन हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ठीक है, उससे क्या कॉम्प्लेक्स बनता है, उससे 2AH2 का कॉम्प्लेक्स बनता है, और हम क्या कहते हैं वहां पे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गया है। तो रिड्यूस हो गया है, व्हाट डज दैट मीन, कि उसने हाइड्रोजन का गेन किया है। आया समझ में? हाइड्रोजन का उसने क्या किया है, गेन किया है। तो इन रिडक्शन रिएक्शन हाइड्रोजन इज गेन्ड।
and in oxidation reaction hydrogen is lost. ओके हमेशा आप ये ध्यान में रखें. तो फिर से ये हम रिवाइज करते हैं कि 3 चीजें होती है जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है इन रिडॉक्स रिएक्शन, इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. क्या है वो चीजें कि एक तो हाइड्रोजन का लॉस और गेन, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन और हाइड्रोजन का लॉस और गेन. ओके तो ये 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन. सो इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन व्हाट इज गेन्ड एंड व्हाट इज लॉस्ट. देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है. ओके इन रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीजन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है और हाइड्रोजन का भी गेन होता है. ठीक है आया समझ में. तो ये आप ना हमेशा लिख के रखो कहीं पे तो. और रिडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या कि जिसमें ये दोनों होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो हमेशा, और उसमें ये दोनों जो चीजें हैं ना वो साइमल्टेनियसली होती है, या यू कैन से कि रिवर्सिबली होती है. यू नो व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है सो व्हाट्स द आंसर. Answer is D, non-cyclic photophosphorylation. In non-cyclic photophosphorylation, NADP is reduced to NADPH. Okay, this is the characteristic step of which reaction? Non-cyclic photophosphorylation. ठीक है अच्छे से आपको ये याद रखना है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है. ठीक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को आप क्या कहते हैं, जेड स्किम कहते हैं. ठीक है तो सबसे पहले उसकी स्टेप क्या होती है कि फोटो एक्साइटेशन ऑफ PS2 फोटो सिस्टम 2 एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम PS2 टू PS1. कहाँ कैसे फ्लो होता है, फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 तक क्या होता है, फ्लो होता है. ओके सो नॉन साइक्लिक photophosphorylation is a significant process because photolysis of water is associated with this and it involves the formation of ATP and NADPH2. ठीक है so NADPH2 is acts as reducing power for reduction of CO2 to glucose during डार्क रिएक्शन. सो ये जो साइक्लिक आपकी जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है ना, आपका जो पूरा सिस्टम है वो तैयारी करता है कि ग्लूकोज का आपको क्या करना है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू ग्लूकोज. ये जो आपकी स्टेप होती है जो कहाँ पे होती है, डार्क रिएक्शन में होती है, तो उसके लिए ये तैयारी करके रखता है, वो रिड्यूसिंग पावर देता है. ओके तो ये तैयारियां होती है, इसलिए ये इसका इम्पोर्टेंस यही है. आए समझ में. नेक्स्ट क्वेश्चन. 19th of all photosynthesis of world मतलब 85 to 90% is carried out by large trees with millions of branches and leaves, algae of the ocean, chlorophyll containing ferns of the forest, and scientists in the laboratories. Very interesting question. Just think over this. क्या हो सकता है इसका आंसर. According to you, what could be the answer? So answer is B, algae of the ocean. You आपने सोचा होगा कि large trees with millions of branches and leaves could be the answer. Okay, but no, this is not the answer. Answer is algae of the ocean. Because and why this is so? Because of their pigments. ठीक है उनके जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो पिगमेंट्स उनमें प्रेजेंट होते हैं ना, उनकी वजह से ये होता है. आया समझ में. तो उनकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस जो होता है ना वो कैरी आउट किया जाता है. ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. Nobel Prize was awarded to the scientist
for discovering the pathway of carbon assimilation. And who was that? Watson, Krebs, Kelvin, Panas. So answer is C, Kelvin cycle. So your Kelvin cycle means C3, C4 pathways are which pathways? These are the pathways for carbon assimilation, and that scientist, that is Kelvin, got Nobel Prize for his discovery. Okay, chalo, we'll see the next question. Number of Kelvin cycles required to generate a molecule of hexose is 2, 4, 6, 8. आपको अगर हेक्सोस का मॉलिक्यूल जनरेट करना है तो आपको कितने केल्विन साइकिल लगेंगे? तो आंसर इज 6. ओके, एक साइकिल जो होती है वो एक शुगर मॉलिक्यूल जनरेट करती है, तो हेक्सोस का एक मॉलिक्यूल जनरेट करने के लिए आपको 6 केल्विन साइकिल्स लगेंगे. ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन. 1/6 part of the total PGAL produced is used for synthesis of glucose, RUBP, RUMP, DHAP. हाँ, अब देखो क्या होता है ना कि हमेशा ये जो बायोमोलिकुलर पाथवेज होते हैं ना, इनमें क्या बात होती है कि उनके फुल फॉर्म्स जो होते हैं ना वो नहीं लिखे जाते, बिकॉज बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं. इसलिए क्या किया जाता है, उनके जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, यूज किए जाते हैं. तो अगर आपको ये याद नहीं रहता है कि किसका क्या फुल फॉर्म है तो वो आप अलग से लिख सकते हैं. ठीक है, तो this part of the reaction is comes it comes, yes exactly, into the synthesis part. ठीक है, चलो, तो सिंथेसिस पार्ट क्या कहता है, देखो, फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड और 6 molecules of RUBP and 6 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड आर रिक्वायर्ड. ठीक है, तो चलो, तो क्या बात होती है कि 1/6 of PGAL, okay, that is out of 12 molecules 2 are used for synthesis of glucose. ठीक है, कितने यूज किए जाते हैं? 2 यूज किए जाते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज. सो 1/6 मतलब कितना हुआ? 2 हुआ. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि कितने PGAL प्रोड्यूस किए जाते हैं. ठीक है, कितने PGAL जो कुछ भी आपके कंपाउंड है वो कितने प्रोड्यूस किए जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, व्हाट इज PGAL? इट इज फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड. ठीक है, कितने फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड प्रोड्यूस किए जाते हैं? तो 12 किए जाते हैं. और 1/6 उसका अगर हमने किया तो कितना आएगा? 2 आएगा. तो 2 मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज. आया समझ में? तो ये इसके पीछे का लॉजिक है. ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला भी उन्होंने दिया है, देखो कि 2 × 3C इज इक्वल टू 1 × 6C. ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है. तो ये जो पार्ट है पूरा वो आपके केल्विन साइकिल के किस पार्ट में आता है? C3 पाथवे में. कहाँ पे आता है वो? सिंथेसिस पार्ट में आता है. कार्बोक्सिलेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, अब सिंथेसिस वाला जो पार्ट है ना वहां पे ये सारा रिएक्शन वाला पार्ट आता है. ठीक है, आया समझ में? ओके, we'll see the next question. Oxidative phosphorylation occurs during the process of protein synthesis, antifixation, respiration and transpiration. So always remember this, oxidative phosphorylation occurs during, actually I think this is somewhat wrong answer. Okay, because oxidative phosphorylation should be come under respiration वाला part. ठीक है, so answer should be C. ठीक है,
Answer should be C. Okay. Next question. Oxygen containing carotenoids are keratins, xanthophylls, phycobilins, and anthocyanins. These are the pigments. Okay. You know carotenoids, but there are subparts of the carotenoid. Okay. So which are the subparts, and in which subpart or in which derivatives oxygen is present? So answer is xanthophylls. In xanthophylls, oxygen is present. Okay. Next, oxygen liberated during photosynthesis comes from, ओके कहाँ से आता है ये ऑक्सीजन? CO2, ग्लूकोज, H2O, फ्रुक्टोज. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली. कहाँ से आता है ये वाटर से आता है. ठीक है. तो वाटर जो होता है वो स्प्लिट होता है. हमने बहुत बार ये 2 लेक्चर्स मिला के हमने बहुत बार ये बोला है कि हाइड्रो आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट अप होता है. उसका क्या होता है? स्प्लिटिंग होता है. और हाइड्रोजन कहाँ पे जाता है? हाइड्रोजन आपके वो जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है उसके पास चला जाता है और ऑक्सीजन लिबरेट होता है. तो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं. तो वो कहाँ से देते हैं? वो हमें यहाँ से मिलता है, वाटर से मिलता है. ठीक है. So oxygen liberated during photosynthesis comes from वाटर मॉलिक्यूल. ओके. तो आप बोलोगे फिर कि ये CO2 का क्या काम है? तो CO2 का काम क्या है? हाइड्रोजन एक्सेप्ट करना, हाइड्रोजन लेना. कहाँ से? वाटर से. वाटर से हाइड्रोजन लेना ये CO2 का काम है. इसलिए एक्सेप्टर यहाँ पे कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड इज द एक्सेप्टर. ओके. आया समझ में कौन एक्सेप्टर है यहाँ पे? तो आपकी बुक में लिखा है ना अननोन हाइड्रोजन एक्सेप्टर. सो दैट इज नथिंग बट योर कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट. P700 is a special form of which pigment? वहां पे फॉर्म होना चाहिए. क्लोरोफिल B, कैरोटीन्स, क्लोरोफिल A एंड फाइकोबिलिन्स. किसका फॉर्म होता है वो स्पेशल फॉर्म? इट इज नथिंग बट क्लोरोफिल A. ओके. So that is P700. So chlorophyll A, lambda max of that pigment is 700 nanometer. Okay. So this is the reason why this is written as P700. ठीक है. चलो next question. Path of dark reaction of photosynthesis was traced through the use of 32P, 14CO2, 18O2 एंड एक्स-रेज. मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला है कि ट्रेसिंग मतलब एग्जैक्टली क्या होता है. रेडियो एक्टिव जो कुछ भी आपके आइटम्स होते हैं उससे लेबल किया जाता है. ठीक है. जैसे कि आपने वो स्कूल में वो एक्सपेरिमेंट करते थे. आप देखो कि आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बनाने के लिए बोलते हैं. तो आप 2 कलर का पानी बनाते हो कि एक ब्लू कलर का पानी बनाते हो विद द यूज ऑफ इंक एंड रेड कलर का पानी बनाते हो विद द यूज ऑफ रेड कलर. ठीक है. और आप फिर वो सर्कुलेट करते हो और आप दिखाते हो कि इससे ऑर्गन ये जो ऑर्गन है इससे वो पूरा का ब्लड और मतलब ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे फ्लो होता है उसका. ऐसा आप वो दिखाते हो. तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट ट्रैकिंग. ठीक है. और आप ट्रेस करते हो कि कौन से ऑर्गेनिल्स से या कौन से ऑर्गन से आपका ब्लड बहता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाता है. तो वो आप ऐसा ट्रेस करते हो. ठीक है. तो इससे आप क्या करते हो कि ये ट्रेसिंग जब आप करते हो तो आपको पता चलता है कि हर एक ऑर्गन का इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है. तो डार्क रिएक्शन का जो कुछ भी पाथ है फोटोसिंथेसिस का तो वो इनमें से
कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज करके किया जाता है? सो व्हाट्स द आंसर? आंसर इज बी 14CO2। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का आइसोटोप है उससे वो ट्रेसिंग किया जाता है। ओके, आया समझ में? ओके, जस्ट अ मिनट। सो इज दिस क्लियर कि कैसे ट्रेसिंग हम करते हैं? ओके, सो दिस इज द एडवांस्ड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच यू कैन थिंक टू टू डू योर करियर, टू मेक योर करियर। ठीक है, बहुत ही अच्छी वो ब्रांच है, तो आप उसमें करियर कर सकते हो। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, in the Kelvin cycle, the assimilatory power is used during formation of PGA, conversion of PGA to PGAL, formation of fructose 1,6 diphosphate from PGAL, and the formation of glucose from fructose diphosphate. So, out of this, in which reaction the assimilatory power is used? What is this assimilatory power? This is nothing but your reducing power. ठीक है, so ये पावर आप कहाँ पे यूज करते हो? तो आपको उसके लिए पूरा का पूरा जो केल्विन साइकिल है वो समझना है। ठीक है, ये कहाँ पे आप रिड्यूसिंग पावर का यूज करते हो? तो इन रिडक्शन there are 4 steps as we discussed before. Okay, so in the reduction step this assimilatory power is used. Okay, so which is that reaction specifically? Conversion of PGA to PGAL. So what is this reaction? 1,3 di PGA 1,3 di phosphoglyceric acid plus NADPH2 gives 3 phosphoglyceraldehyde plus NADP plus inorganic phosphate. Okay, so this is the reaction. आया समझ में? So this reaction is used and utilization of assimilatory power takes place in the reduction reaction. ठीक है, so always remember what is this assimilatory power? This power is nothing but your reducing power. ठीक है, तो आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है ना वो यूज किया जाता है फॉर द डोनेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आया समझ में आपको ये बात? चलो, ये कंसेप्ट आप क्लियर करके रखो। ठीक है, क्योंकि आपको अगर ये अच्छे से नहीं समझा है ना डिटेल में, तो आप मुझे कभी भी बोलो, हम ये पाथवेज जो है ना ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Unidirectional flow of electrons in non-cyclic photophosphorylation is, okay, observe this flow carefully for 1 minute. ओके, समझा आपको क्या होना चाहिए इसका आंसर? वाटर से इलेक्ट्रॉन आता है, सबसे पहले वो जाता है फोटो सिस्टम 2 के पास। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 से फिर इलेक्ट्रॉन आता है, फिर वो फोटो सिस्टम 1 के पास जाता है। ओके, फोटो सिस्टम 1 से फिर से वो इलेक्ट्रॉन जाता है NADP को। ओके, और यू नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका NADPH तैयार होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए NADPH2 तैयार होता है।
and this NADPH2 is used in the dark reaction to convert CO2 to glucose. Okay, and this is unidirectional flow of electron. वो रिवर्सिबल नहीं होता है, इसलिए ही इसे नॉन साइक्लिक कहते हैं. साइक्लिक में प्रोसेस चलता रहता है. ओके, नॉन साइक्लिक में यूनिडायरेक्शनल फ्लो रहता है. ओके, is this is clear? ओके, चलो नेक्स्ट. which is sensitive to longer wavelength of light. Okay, so longer wavelength को क्या sensitive रहता है? Photolysis, photosystem 1, photosystem 2 and photophosphorylation. लॉन्गर वेवलेंथ जो होती है वो किसे अफेक्ट करती है? तो फोटोसिस्टम 1 को वो अफेक्ट करती है. ठीक है, चलो. फोटोसिस्टम इज द कॉम्प्लेक्स और यू कैन से सिस्टम, पूरा एनवायरनमेंट हो देता है फॉर व्हाट? टू कैरी आउट द रिएक्शन. ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. phytol tail is present at third carbon of second ring, second carbon of third ring, seventh carbon of fourth ring and third carbon of fourth ring. So this question is related to the you can say pigment, structure of pigment. ठीक है, so phytol tail, just a minute. What is this phytol tail? So this is nothing but the acyclic diterpene alcohol that can be used as a precursor for the manufacture of synthetic forms of vitamin E and vitamin K1. Okay, तो वो टेल एग्जैक्टली प्रेजेंट कहाँ पे होती है? तो वो प्रेजेंट होती है सेवेंथ कार्बन ऑफ फोर्थ रिंग को वो प्रेजेंट होती है. उसका अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, केमिकल फॉर्मूला, तो वो है C20H40O. ठीक है, ये इसका क्या है? फॉर्मूला है. आया समझ में? सो द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल A, B and D consists of a ring-like structure called as porphyrin. कौन सी रिंग होती है? वो porphyrin रिंग होती है. And a long organic phytol tail. ओके, तो 7 कार्बन को वो अटैच्ड होती है. ओके, तो कौन सी रिंग होती है वहां पे? पोर्फिरिन रिंग होती है. और कौन से पिगमेंट का वो स्ट्रक्चर होता है? क्लोरोफिल ए का हो सकता है, बी का हो सकता है एंड डी का हो सकता है. ठीक है, एंड हमेशा आप ये बात ध्यान में रखें कि क्लोरोफिल सी लैक्स द फाइटोल चेन और फाइटोल टेल. क्लोरोफिल सी में फाइटोल टेल नहीं होती है. ओके, और पोर्फिरिन रिंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? कि पोर्फिरिन रिंग के सेंटर में मैग्नीशियम माउंटी प्रेजेंट होती है. क्या प्रेजेंट होता है? सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, which acts as the precursor. ओके, और आपके वैसे आपके हीमोग्लोबिन का जो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है, वहां पे सेंटर में कौन प्रेजेंट होता है? अगर आप देखेंगे तो सेंटर में कौन प्रेजेंट होता है? तो सेंटर में आपका फेरस आयन प्रेजेंट होता है, मतलब आयन प्रेजेंट होता है आपका. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे पोर्फिरिन रिंग में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है. ओके, अपने केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीखे हैं आप, तो ये इनका एप्लीकेशन है यहाँ पे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. रिडक्शन ऑफ कोएंजाइम NADP डिपेंड्स ऑन. NADP का रिडक्शन कैसे होता है? रिडक्शन ऑफ CO2, इवोल्यूशन ऑफ O2, photolysis of water and formation of ATP. So very simple question. So what's the answer? Answer is photolysis of water. Actually, formation of ATP can be also the answer. Because of this ATP, when formation of ATP takes place, NADP is converted into NADPH. Okay.
आया समझ में? पर यहाँ पे वो जो रिएक्शन है तो वो अल्टीमेटली किसका प्रोडक्ट है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर का वो प्रोडक्ट है, इसलिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज द करेक्ट आंसर, मोर करेक्ट आंसर। ओके, सो रिडक्शन कैसे होगा NADP का? NADP get it will be converted into NADPH or NADPH2 according to the flow of electron. Okay, how many electrons are transferred, upon which this will be depend upon. Okay, so answer is C, photolysis of water. Next question. Locculus is the internal space of grana, stroma, thylakoid and quantasome. Okay, very deep question. Okay, आपको इतने अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. Okay, so locculus क्या होता है? Exactly locculus होता क्या है? So what's the answer? Answer is C, thylakoid. So there is internal space present in the structure of thylakoid, ठीक है, and that space is known as locculus. ठीक है, क्या कहते हैं उसे? Locculus. ये आप ध्यान में रखिए. So these are cavity-like structures, separate cavity-like structures. Okay. So ovary में भी ऐसे structure present होते हैं, ठीक है, और उसका जो सिंगुलर है ना, उसे आप क्या कहेंगे? लॉक्यूल. सॉरी, सिंगुलर को आप लॉक्यूलस कहेंगे और जो प्लूरल है उसे आप क्या कहेंगे? लॉक्यूलस. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Kelvin's cycle involves oxidation, phosphorylation, oxidative carboxylation, reductive carboxylation and reductive phosphorylation. क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? So reductive carboxylation. Kelvin's cycle involves reductive carboxylation. So carboxylation is nothing but the fixing of carbon molecule. ठीक है, and which process is involved in that? It is reduction. So it is cumulatively called as reductive carboxylation. Okay, reductive carboxylation. ठीक है, चलो next. In C4 plants, carboxylation is twice. Okay, 2 बार carboxylation होता है. It can be represented as pyruvic acid plus CO2, malic acid plus CO2. अब ये रिएक्शन पढ़े एक बार, सबके सब रिएक्शन. CO2 के साथ कौन सा कंपाउंड आएगा और पहला उसका कंपाउंड क्या होगा? फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वहां पे. So what's the answer here? Answer is C, phosphoenol pyruvic acid plus CO2 and RUDP plus CO2. ठीक है, so this is the answer. Carboxylation occurs twice. Okay, next question. In non-cyclic photophosphorylation, all the participants acts as electron donor. Okay, chalo, just a minute. हाँ, so in non-cyclic photophosphorylation, all the participants acts as electron donor and acceptor except. Okay, कौन से ऐसे participants होते हैं जो
इलेक्ट्रॉन डोनर एंड एक्सेप्टर का रोल नहीं करते हैं, ऑल सब करते हैं, सिर्फ एक ही नहीं करता। कौन करता है वो? ठीक है, सो आंसर इज NADP। वो इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर का काम नहीं करता है, ओके, बिकॉज इट इज फाइनल प्रोडक्ट, ओके। So and which is used as the assimilatory power or you can say reducing power in the dark reaction, ठीक है। So this is the answer. And last question, which of the following protist is a photoautotrough? That is thiobacillus, ferrobacillus, diatoms and chlorobium. Means इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनिज्म होता है, प्रोटिस्ट होता है, जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है? सो आंसर इज सी, diatoms. So diatoms are photoautotrophs. They can use their food by their own. Okay, आया समझ में? So this is the complete account of your photosynthesis chapter. Okay, here we complete this lesson. So again आपको वही बात कहूंगी कि make your own notes. ये कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है कि किससे क्या कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो आप ध्यान से करिए, ठीक है। और उसमें अगर डाउट है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। और डायग्राम्स अच्छे से करके रखो इसके, जेड स्कीम और आपका जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, केल्विन साइकिल है, इसके पाथवेज आपको अच्छे से तैयार करने हैं इसमें, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, so we'll stop here and see you in the next session. Thank you so much and all the best.